हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक और आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं इन अ सिंपल वे। एक एक चीज़ आपको कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब के लिए फूड दैट इज़ वेरी एसेंशियल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब वो जो इस अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब कि जो जिंदा है, जैसे कि हम हो गए, मैं हो गया, आप हो गए। ठीक है, जितने भी कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हो गए, वो सारे के सारे एनिमल्स हो गए, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उन सबको जिंदा रहने के लिए खाने की बहुत आवश्यकता है। खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are component of foods। ठीक है, तो फूड्स के कंपोनेंट्स क्या हो गए, जो आप खाना खाते हैं या जो मैं खाना खाता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि ये खाने के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होते हैं। ये सारे क्या हैं, खाने जब हम खाते हैं, जब हम पल्स करते हैं ना, दाल पीते हैं, तो दाल पीते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, विटामिन्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, फूड के कंपोनेंट्स हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या है, तो आप बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये सारे क्या है, प्रोटीन के मतलब कि फूड के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, these components of food are necessary for our body and are called nutrients। तो कोई पूछेगा न्यूट्रिएंट्स क्या है, जितने भी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं, ये सारे क्या होते हैं, फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स होते हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमें सर्वाइव करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम न्यूट्रिएंट क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। हाँ बिल्कुल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब वो सारे जो जिंदा है, उन सबको जिंदा रहने के लिए भैया फूड तो बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है, तो बात समझ में आ गई। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जो पौधे होते हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं, वो खुद अपना खाना बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट्स। जो ह्यूमंस होते हैं वो कैन नॉट, हम खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है ना, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हम तो या पौधों पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, या तो एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं जो हम खाते हैं। हम जो मतलब कि जिस प्लांट्स को हम खाते हैं, है ना, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये हम तो ना बना रहे हैं, ये तो प्लांट्स बना रहे हैं। और उनके बनाए हुए खाने को, रेडीमेड खाने को कौन खा रहा है, हम खा रहे हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, सो thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants। basically directly और indirectly हम डिपेंड है किस पे, प्लांट्स पे, और एनिमल्स भी, क्योंकि हम अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते ना, खुद नहीं बना सकते, दैट इज वाई। ओके, यहाँ पे चलते हैं आगे, ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब। हाँ, बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। अब देखिए बूजो है, मान लीजिए हमारा दोस्त है, मान लेते हैं। तो बूजो हमारा दोस्त पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जो पौधे होते हैं ना, जो मतलब कि प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं, अपना खुद का खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं वो। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया उसने। हमें पता है, वी नो दैट कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, बट कैसे बनाते हैं, ये भी तो एक अच्छा क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कैसे बनाते, देखते हैं। द फर्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कि मोड क्या है, क्या कैसे, मतलब किस तरीके से न्यूट्रिशन आ रहा है, बन रहा है, हो रहा है प्लांट्स के अंदर, प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन देखेंगे प्लांट्स के अंदर क्या है क्या नहीं है। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। एक प्लांट ही एक ऐसा है, एक प्लांट्स ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद अपना खाना बनाता है। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है, वाटर उसको अर्थ से मिल जाता है, सॉइल से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसे एयर से मिल जाता है, मिनरल्स भी उसे सॉइल से मिल जाता है। ठीक है, उसके रूट्स उसको दे देते हैं, खींच लेते हैं। द रॉ मटीरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जो उसके आसपास जितने भी रॉ मटीरियल्स होते हैं उससे वो कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द न्यूट्रिशंस एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, to repair
damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. बिल्कुल यहाँ बात करेगी ये द न्यूट्रिशन एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज. हमारे शरीर के ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है. ठीक है, उसके बाद हमारे जो कुछ पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी फूड दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड प्रोवाइड द एनर्जी. हमें डेली रूटीन में जितने भी वर्क्स करते हैं, हम सारे काम करते हैं, उन सभी कामों को करने के लिए न्यूट्रिशन दैट इज़ मेजर सोर्स ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, सो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स. तो न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा मोड है जो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली क्या करते हैं, लेते हैं. ठीक है, एंड यूटिलाइज करते हैं. यूटिलाइज का मतलब हो गया उसका यूज़ करते हैं. ठीक है, एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, हमारे बॉडी द्वारा उसका यूज़ किया जाता है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक्स. देखिए ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, यहाँ से आप लिख सकते हैं. कहाँ से लिख सकते हैं आप? द मोड, you can say that the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. तो देखिए ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद अपना खाना बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं. ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं. वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहते हैं. ठीक है, ओके ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया. दैट इज मीन्स ऑटो मीन्स इज व्हाट? ऑटो मीन्स इज सेल्फ. ठीक है, एंड ट्रॉफ्स मीन्स इज नॉरिशमेंट. नॉरिशमेंट का मतलब होता है खुद अपने आप का पालन पोषण करना. ठीक है, खुद अपने आप की देखभाल करना, खुद बनाना और खुद खाना. ठीक है, सो न्यूट्रिशन हो गया. अब देयरफॉर इसलिए प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. इसलिए हम प्लांट्स को क्या कहते हैं? इसलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते, वो खुद अपने खाने को खुद मेड कर लेते हैं, खुद बनाते हैं सेल्फ में. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. मतलब यू कैन से दैट कि यहाँ पे हम बात करेंगे. ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि एनिमल्स हो गए एंड मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब एनिमल्स हो गए, हम हो गए, आप हो गए, ह्यूमंस बींग्स हो गए, एंड बहुत अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो पौधों द्वारा जो रेडीमेड खाना, रेडीमेड का मतलब जो पौधों द्वारा बनाया हुआ, जो प्लांट्स के द्वारा बनाया हुआ खाना है उसको हम खाते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो उन सारे ऑर्गेनिजम्स को जो दूसरों पे डिपेंड, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं. हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब, हेट्रो का मतलब होता है अदर. अब अदर से आप समझ ही चुके होंगे, जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो. जैसे हम, बहुत सारे इंसेक्ट्स हो गए, बहुत सारे आपके वो मतलब बहुत सारे एनिमल्स हो गए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको. ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे हमारा एक फ्रेंड था जिसने पूछा था. अब यहाँ पे एक हमारी फ्रेंड आ गई, अब ये भी पूछना चाहती है. तो पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. अगर जैसे प्लांट्स हैं वो भी तो भैया वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका मिनरल्स हो गए, है ना, सारे रॉ मटेरियल्स यूज़ करके वो अपने खाने को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं. बट हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी बॉडी क्यों नहीं कर सकती? ये भी तो एक सवाल आता है ना. सीधी बात है, करनी चाहिए भैया, है ना. तो देखो, now we may ask where the food factories of plants are located. तो जो फूड फैक्ट्री मतलब प्लांट्स के अंदर खाना कहाँ बनता है? बेसिकली हमारे घर में खाना किचन में बनता है, तो हमारे घर का फूड फैक्ट्री तो हम किचन बोलेंगे, बट प्लांट्स के अंदर फूड फैक्ट्री किसे बोलेंगे? कहाँ बनता है खाना? ये भी एक सवाल आता है ना. दूसरा, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. क्या जो पौधे के अंदर, जो प्लांट्स के अंदर खाने बनते हैं वो सभी पार्ट्सों में बनते हैं या एक पर्टिकुलर पार्ट्स में बनता है? ये भी एक क्वेश्चन है. एंड देयर इज अ थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स. ओहो, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने. कहते कैसे जो प्लांट्स हैं हमारे वो अपने आसपास से रॉ मटेरियल कलेक्ट करके अपने खाने को प्रिपेयर करते हैं. ओके, एंड हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. वो कैसे उन सारे के सारे न्यूट्रिशन को, सारे के सारे रॉ मटेरियल्स को अपने
जहाँ पे उनका खाना बनता है, इट्स मीन्स फूड फैक्ट्री, वहाँ पे कैसे पहुँचाते हैं। तो देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है, जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। और किस में पढ़ेंगे सर, ये तो आपने बताया नहीं किस में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल बता रहे किस में पढ़ेंगे, या आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। दैट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ओके। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि फूड जो है, खाना जो है, वो कैसे बन रहा है, किस प्रोसेस से बन रहा है, प्रोसेस क्या है उसका प्लांट्स के अंदर, हाँ ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर कैसे कैसे खाना बनता है, ठीक है, पूरा प्रोसेस जो बेसिकली हम देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। देखिए बहुत से क्वेश्चन वन लीनियर क्वेश्चन आते हैं कि आप बताइए कि फूड फैक्ट्री कहाँ है प्लांट्स का, या किसे कहते हैं फूड फैक्ट्री। तो यू कैन से दैट लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ओके। तो दिस इज अ फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो समझ में आ गया, ओके, कोई इशू नहीं है, ओके। उसके बाद थोड़ा और आप डीप थोड़ा बताओ, थोड़ा मतलब अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल बताएंगे, हमारा काम ही है। चलिए, द सिंथेसाइज ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर्स इन लीव्स। मतलब द सिंथेसाइज ऑफ फूड, जो फूड का सिंथेसाइज होता है, जो प्रिपेयर होता है खाना, इन द प्लांट्स ऑकर्स इन लीव्स, ठीक है। तो मतलब जो भी आपका खा, बेसिकली यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आप अगर खाना लेना चाहते हैं, प्लांट्स अगर खाना लेगा तो कहाँ से लेगा, वो अपने फूड फैक्ट्री से लेगा। और फूड फैक्ट्री कहाँ पे, लीव्स में, मतलब बेसिकली वो लीव्स से खाना लेगा, ठीक है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रिच देयर। मतलब सारे के सारे मटेरियल्स जो हैं हमारे रॉ, वो लीव्स तक पहुंचने चाहिए। अगर लीव्स तक पहुंचेगा तो ही खाना बनेगा, वरना खाना नहीं बनेगा। जैसे वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। हमें पता है वाटर और जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से आर ऑब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। जो रूट्स होंगे वो ऑब्जॉर्ब कर लेंगे एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, यहाँ पे, ठीक है, टू द लीव्स। हाँ, पत्तियों तक पहुँचा देंगे, लीव्स तक पहुँचा देंगे। देखिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ, इफ यू डोंट माइंड, आपको दोनों में समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। देखिए आपने देखा होगा पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें टीनी पोर्स कहते हैं। वो टीनी पोर्स कहाँ, लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद देखे होंगे आपने, है ना। वो क्या करते हैं, उसी पोर्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के अंदर चला जाता है, पत्तियों के अंदर चला जाता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। और ये जो आपके पोर्स होते हैं वो गार्ड सेल्स के आसपास होते हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स के सराउंड में, उसके अंदर आसपास होंगे, ठीक है। सच पोर्स, इस तरह के जो पोर्स होते हैं, आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो इस तरह के पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा के अंदर से ही वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर, प्लांट के अंदर, मतलब पत्तियों के अंदर चला जाता है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा मैं कुछ यहाँ पे मैं आपको सेल्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जो ये ब्लू कलर में है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, इसमें ज़्यादा नहीं, बट आई होप आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल्स लिखा है, सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सेल्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ सेल्स क्या होते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। हमें पता है हमें एक बिल्डिंग्स बनानी है तो हमें बहुत सारी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कि ईंटों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो जो भी हमारी बॉडीज बनी है ना, वो बॉडीज क्या बनी है, बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स, मतलब टीनी छोटे छोटे एकदम सेल्स से मिलकर बनी हुई है। जब नंबर ऑफ सेल्स जब ग्रुप में आते हैं ना, तब हमारा एक ऑर्गन्स रेडी होता है। क्योंकि जब नंबर ऑफ सेल्स हमारे जब ग्रुप में आते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और एक टिश्यू जो होता है वो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो बहुत टिनी यूनिट्स ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, कई सारी हजारों लाखों सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। उसे हम ठीक है, आई होप सेल आपको समझ में आ गया। एंड सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। देखिए आप ऐसे नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप की विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यू कैन सी द सेल्स, ओके। सो सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। बट दिस ह्यूमन्स बीइंग,
जो ह्यूमंस होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो वन सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनके अंदर बॉडी के अंदर जितना भी रिएक्शन, जितने भी वर्क होता है वो पर्टिकुलर एक सेल ही काम करता है, ठीक है। एंड यू कैन से दैट द सेल इज इनक्लोज्ड बाय द थीन आउटर बाउंड्री, थीन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, जो सेल जो होते हैं ना वो घिरे होते हैं किससे, एक पतली आउटर बाहरी परत, यू कैन से दैट आउटर बाउंड्री होती है। देखिए मैं आपको इस डायग्राम में दिखाता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। ये आप सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं। इस सेल मेम्ब्रेन की थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये सेल मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में, ये जो आप लाइनें देख रहे हैं ये क्या है, ये थीन आउटर लेयर है। इसके अंदर क्या है आपका, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्मा है, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है हमारा, ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, एक बिल्कुल थीन लेयर होती है, ठीक है। ये थीन लेयर आपको ब्लैक में दिख रही होगी, ये होती है सेल मेम्ब्रेन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आगे। तो क्या कहते हैं, द सेल इज इनक्लोज बाय अ थीन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। हाँ ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमें ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ये हमें समझ में आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चरल कॉल्ड द न्यूक्लियस। हाँ हमें पता है कि जितने भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये जो आप सर्कल टाइप का देख रहे हैं इसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, देखिए बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस, है ना, कॉल्ड साइटोप्लाज्मा। मतलब जो ये साइटोप्लाज्मा देख रहे हैं, ये जो येलो कलर का साइटोप्लाज्मा आप देख रहे हैं, ये जेली जैसा होता है। इसी के आसपास जो आपका न्यूक्लियस है वो होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मा आपकी अगर डेफिनेशन को पूछा बता सकते हैं, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्मा। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। न्यूक्लियस समझ में आ गया, सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गया। न्यूक्लियस एक बार और बता दो, न्यूक्लियस सर क्या होता है, ठीक है। देखिए मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड, देखिए बीच बीच में एकदम लोकेटेड होता है सेंट्रली, सेंटर में, ठीक है। स्पेरिकल स्ट्रक्चर, गोल से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्पेरिकल है, ठीक है। इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस देख रहे हैं आप, ये सब बीच बीच में जो गोल सा है ये सारे न्यूक्लियस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेल्स क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्मा जेली जैसा है, ये जितने भी देख रहे हैं येलो कलर के साइटोप्लाज्मा होता है, ठीक है। चलिए मैंने आपको स्टोमेटा बता दिया। स्टोमेटा क्या होते हैं, जो लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं, ठीक है, वो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। अब उसमें आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या पूछा है, बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब बाय रूट्स रिच द लीव्स। इसको मतलब बूझो कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, क्या दिक्कत है। बूझो जानना चाहता है कि वाटर जो है ना एंड मिनरल्स है वो मतलब हाउ, कैसे वाटर और मिनरल्स सोख रहे हैं, ठीक है, अब्जॉर्ब हो जा रहे हैं बाय द रूट्स एंड रिच द लीव्स। कैसे ज़मीन में से, मिट्टी में से पानी और अदर जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, रिक्वायरमेंट जो मतलब आपके मिनरल्स होते हैं, वो जड़ जो होती है उसकी कैसे सोख लेती है और कैसे पत्तियों तक मतलब लीव्स तक पहुंचाती है, ये जानना चाहता है। चलिए देख लेते हैं, इसके नीचे आंसर भी दिया हुआ है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर और जो मिनरल्स है उससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, टू द लीव्स बाय द वेसल्स। देखिए वेसल का मतलब एक बर्तन टाइप का समझ लीजिए, एक पाइप की तरह, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर नस है, नसों में से खून जाता है, उसी तरह जितने भी वाटर्स एंड मिनरल्स होते हैं वो प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, एक वेसल होता है। वेसल का मतलब एक बर्तन समझिए आप, जिसके अंदर से वो होते हुए जाता है, विच रन्स लाइक पाइप्स, एक पाइप्स की तरह काम करती है, ठीक है, थ्रू आउट द रूट, रूट से पत्तियों तक, ओके है, ठीक है। द स्टीम एंड ब्रांचेस, आप समझ गए होंगे, द स्टीम्स और ब्रांचेस जो उसके टहनियों से होते होते जाते हैं ना, एंड द लीव्स तक। So they form a continuous path of passes for the nutrients to reach the leaves। तो इसी तरह प्रोसेस है, ज़मीन में से आपके सॉइल्स में से न्यूट्रिशन, मिनरल्स एंड वाटर की एब्जॉर्ब किए, लीव्स तक पहुंचाया। ये प्रोसेस चलता रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक चलेगा, चलने के बाद वहाँ पे खाना बनता रहेगा वहाँ से, ठीक है, एंड बॉडी वहाँ पे खाना बनता रहेगा एंड वहाँ से सर्कुलेट होता रहेगा। सो यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11, ठीक है। बेसिकली आप पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे और भी अच्छा पढ़ लेंगे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए, पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plants cannot। कहने का मतलब है कि लीव्स मतलब पत्तियों में ही खाना क्यों बनता है, बाकी पार्ट्सों में क्यों नहीं बनता? ऐसा भी तो होना चाहिए, क्यों नहीं बनता? अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं क्यों, कुछ तो रीज़न होगा ना, है ना? देखते हैं रीज़न क्या। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट्स। लीव्स के पास क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट्स होता है। उस ग्रीन पिगमेंट्स को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। देखिए, सिर्फ लीव्स के पास ही क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो वहाँ पे खाना बना सकता है, बाकी अदर पार्ट्स में प्लांट के नहीं होता। दिस इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड ऑफ दैट। ठीक है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्या करता है? क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, सोख लेता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, मतलब इस एनर्जी का यूज वो लोग खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। सिंस द सिंथेसाइज of food occurs in the presence of sunlight is called photosynthesis. Without sunlight, photosynthesis is not possible. बिना सनलाइट के आप फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते। अगर इन सारे इंग्रेडिएंट में से कोई भी एक भी इंग्रेडिएंट या कोई भी एक भी मटेरियल अगर एब्सेंस होता है, नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें, एक छोटी सी चीज़ है फोटोसिंथेसिस में, मैं आपको बताऊंगा, समझ में आ चुका है फोटोसिंथेसिस। फोटो इट मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कंबाइन। जब लाइट कंबाइन होती है तो बनता है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपके पास वाटर होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, सारे रॉ मटेरियल्स होने चाहिए, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सनलाइट। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो जाएगा। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक यूनिक प्रोसेस होता है अर्थ के ऊपर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी को कैप्चर कर लिया जाता है लीव्स के द्वारा, खींच लिया जाता है, सोख लिया जाता है, उसको स्टोर कर लेते हैं हम प्लांट के अंदर और उससे हम फूड बनाते हैं। सो द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सन जो है वो क्या है? सन एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि अल्टीमेट सोर्स क्या है इस प्लैनेट पे एनर्जी का, तो यू कैन से दैट इज सन। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम पढ़ेंगे और अभी कई सारी चीज़ें अदर मोड्स तक हम उसके ऊपर तक पढ़ लेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट में क्या है? कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर फोटोसिंथेसिस होता है तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ही ऑक्सीजन निकलती है और वो ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस ही पॉसिबल नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे हम तो मर जाएंगे। तो लाइफ तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट फोटोसिंथेसिस। ओके, क्योंकि हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं, प्लांट्स हम पे डिपेंड है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। देयर वुड नॉट बी एनी फूड। बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस नहीं होता हमें कोई भी खाना नहीं मिलेगा, लिटरली। एंड द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। बिल्कुल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम तो भाई सीधी बात है, हम तो डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर। वो फूड बनाएंगे तभी खाएंगे, हम नहीं बनाएंगे तो नहीं खा पाएंगे, तो मर जाएंगे। तो बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, मतलब ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। बिल्कुल, जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, ये बात तो हम सब जानते हैं, सीधी सी बात है ना। सो ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। भैया सीधी बात है, अगर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहना है तो फोटोसिंथेसिस होना बहुत ज़रूरी है।
अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। इम्पॉसिबल है अर्थ पे जिंदा रहना इम्पॉसिबल है विदाउट फोटोसिंथेसिस। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. तो जो भी हमें पता है कि सनलाइट के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, सारे रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स, वाटर्स सारे यूज़ करेगा। ये वाटर, ये आप बगल में आप देख रहे होंगे, लीव्स देख रहे होंगे, सारे देखिए यहाँ से ऑक्सीजन ये छोड़ रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, यहाँ से सनलाइट लिया, यहाँ से नीचे से वाटर है ना, ऑल मिनरल्स लिए, क्लोरोफिल यहाँ पे है, यहाँ खाना बनेगा सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो इसको आप एक इक्वेशन के रूप में फॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, सनलाइट तो यूज़ कर ही रहे हैं लोग, नीचे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सनलाइट ले रहा है। अब ये जब ले रहा है तो ये कार्बोहाइड्रेट बोलो आप, स्टार्च बोलो आप, ठीक है, या आप ग्लूकोज बोलो, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसका मतलब होता है खाना। जो खाना बना है, प्लस में खाना बना तो क्या निकला, ऑक्सीजन निकला। ठीक है, तो ये एक रीज़न है बेसिकली जो आपको समझनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ लिखी थी ब्लू कलर में, मैंने आपको बताई नहीं। बिसाइड्स लीव्स photosynthesis also take place in other green parts of the plant, in green stems and green branches. The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. ठीक है, देखिए जो डेजर्ट्स में जितने प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सपोज क्या करते हैं कि वो अपने स्टीम से उन सब में ना वाटर ना स्टोर करके रखते हैं ताकि वो क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके, रेस्पिरेशन होता है तब। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर बाय रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दौरान जो वाटर लॉस होता है उसको कम करने के लिए वो लोग को मतलब कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा वाटर स्टोरेज करके रखें ताकि हम फोटोसिंथेसिस कर सकें। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट या हियर, ये क्लोरोफिल देख रहे होंगे आप, इस पत्ती के अंदर पर्टिकुलर चीज़ आपको दिखा रहा है एकदम डीप जाके कि ये चीज़ देखिए, स्टोमेटा ओपनिंग हो रही है, ये आपकी स्टोमेटा ओपनिंग हो रही है सबसे पहले। ठीक है, ये गार्ड सेल्स है, मैंने आपको गार्ड सेल्स बताए थे, ये देखिए गार्ड सेल्स हैं सारे, ये गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटा ओपनिंग हो रही है। अब यहाँ पे जरा अंदर और एक जगह डीप देख लीजिए गार्ड सेल्स कैसे हैं, देखिए ये सारे ग्रीन क्या हैं, गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, स्टोमेटा का इनके बीच में ये देखिए यहाँ पे स्टोमेटा ये ना, ठीक है ये, ओके। उसके बाद क्लोरोफिल, डिसॉल्व द क्लोरोफिल, द ब्लैक डॉट्स इन द क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल हो गई है, और आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो ड्यूरिंग, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। हाँ ठीक है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट हो गया, खाना में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ तो the presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. हमें पता चल गया कि अगर उस लीव्स के अंदर स्टार्च, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है, ये एक पहचान है इसकी। ठीक है, और अगर स्टार्च नहीं है तो इसका मतलब वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। सो द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, जिसे स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। अब बूजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. कैसे करते हैं जो अलग अलग कलर के आप देख रहे हैं, ये जो अलग अलग कलर के आप देख रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, मतलब क्या ये कैसे फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं, कैसे करते हैं फोटोसिंथेसिस, सॉरी। तो देखिए, अब मैंने बोला आप एक एक्टिविटी कीजिए। ठीक है, एक्टिविटी में क्या कीजिए, आप एक प्लांट्स का क्या करिए, एक लीव्स क्या करिए, तोड़िए। ठीक है, ओके, और आप उस क्या कीजिए, एक प्लांट्स, अब आप जाइए, एक प्लांट्स आपके घर में, आपके छत पे तो होता ही है, वहाँ पे जाइए, जो प्लांट्स में होगा उसकी जो पत्तियाँ होगी, पौधे की जो पत्ती होगी, उस पर एक ब्लैक क्या करिए, कागज़ लगा दीजिए, उसको ढक दीजिए, पूरा नहीं, एक बीच का पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट ढक दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, और ढकने के बाद उस पत्ते को तोड़ लीजिए। अब देखेंगे आप कि उसमें क्या होगा कि जब आप उस पत्ती को तोड़ लेंगे ना, तो आप देखेंगे उसमें कि जहाँ जिस पर सनलाइट पड़ रही थी पार्ट पे, पत्तियों के,
उस पार्ट पे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पार्ट आपने ढक लिया है ना, जो पार्ट आपने ढका है 2 दिन तक, मान लीजिए 2-3 दिन तक उस पार्ट को ढके रहने दीजिए, और उसके बाद उसके ऊपर क्या करिए, उसके ऊपर एक आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ आयोडीन करना है, मतलब आयोडीन टेस्ट करना है। अब आयोडीन टेस्ट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6th, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि आपने एक पत्ती तोड़ा, उसके ऊपर आपने अपने एक प्लांट्स में से क्या करा कि एक पत्ती के ऊपर आपने काला कागज़ लगा दिया, उसको ढक दिया, उतने एक पर्टिकुलर पार्ट को ढक दिया आपने, 2-3 दिन तक आपने उस पार्ट को ढका, ढकने के बाद उसके ऊपर सनलाइट नहीं गई, ठीक है, बाकी अदर पार्ट पर सनलाइट चली गई, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन जो पर्टिकुलर पार्ट है उस पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें तो अब उस पत्ती को मिल रही हैं, लेकिन सनलाइट नहीं मिल रही। और मैंने आपको बताया था बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो जो आपका जो मतलब वो जो आपका पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा और इन ब्लैक बॉक्स। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है, किसने बोला यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, 3 to 4 days परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, ठीक है। तो वो वो जो देखेंगे ना कि उसमें क्या हुआ, अब और आप देखेंगे कि द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, बाकियों में तो क्लोरोफिल है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी क्लोरोफिल था, बट वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया सनलाइट को। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, ठीक है, देख रहे हैं आप। एंड फोटो, ये इतने अलग अलग कलर के आप देख रहे हैं, ये बात ये बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का ये मतलब है कि जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को ढकते हैं, उस पर अगर सनलाइट नहीं पड़ती तो उस पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि सनलाइट के एब्सेंट में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। जब उन्हें एनर्जी ही नहीं मिलेगी उस पार्ट को, तो खाना कैसे बनाएगा, आप ही बताइए, नहीं बना सकता ना, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। हमें पता है प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट खाना बनाते हैं थ्रू द किसके हेल्प से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के हेल्प से वो खाना बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट खाना बनाने के लिए भैया कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होने चाहिए उसके अंदर, जो खाना बनाए उसके अंदर। These are used to synthesize other component, ताकि वो सिंथेसाइज कर सके दूसरे कंपोनेंट को ऑफ फूड, खाने के कंपोनेंट को, सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। हाँ, प्रोटीन फैट्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। भैया प्रोटीन तो नाइट्रोजन कंटेन करता है, आप डायरेक्ट, और जो हमारा प्लांट होता है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता। तो अब इसमें देखिए पूरे प्रोसेस को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं। तो क्या करता है, देखिए प्लांट जो है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकता, तो पता क्या करता है वो, जो उसके सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जैसे राइबोजियम हो गया ना, राइबोसोम्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि बाहर से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके उसको एक यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसे कन्वर्ट करने के बाद वो सॉइल में छोड़ देते हैं। तो जब वो सॉइल में छोड़ते हैं तो प्लांट्स होते हैं वो उस नाइट्रोजन को ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि अब वो यूजफुल हो चुका है, तो वहाँ से उन्होंने क्या करा, नाइट्रोजन को ले लिया और अपना प्रोटीन बना लिया, ठीक है। एक चीज़, जब उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसको नाइट्रोजन दिया तो उसके बदले प्लांट्स तो कुछ देगा ना, हाँ देगा, बिल्कुल, क्या देगा, वो उसे खाना देगा, प्रोटीन्स एंड विटामिन देगा, ठीक है। तो कभी भी प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो जो मिट्टी के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े आपने देखे होंगे अपने, है ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कीड़े क्या करते हैं बेसिकली कि आपका वो कीड़े क्या करते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन लेने के बाद वो क्या करते हैं, उसको यूजफुल कन्वर्ट कर देते हैं, यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद वो सॉइल में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका प्लांट होता है वो वहाँ से ले लेता है और प्रोटीन और फैट्स बना लेता है, ठीक है। तो ये था इसलिए।
लेकिन एक चीज़ है कि हमारा जो प्लांट्स के अंदर जो फर्टिलाइजर जो उसकी जो कैपेसिटी होती है ख़त्म हो जाती है। तो आप बता सकते हैं रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन एयर। हमें पता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जॉर्व नाइट्रोजन इन द फॉर्म, नहीं एब्जॉर्व कर सकता। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल के पास बैक्टीरिया होता है जो कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजफुल फॉर्म ऑफ रिलीज and release it into the soil. These soluble forms are absorbed by the plants along the water. ठीक है, तो वो वाटर के साथ ले लेता है। You might have seen farmers adding fertilizers. आपने फार्मर्स को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, है ना, ताकि वो क्या करे, जितने भी नाइट्रोजन है वो उसकी खपत ना हो, मतलब कि वो रेड्यूस ना हो सॉइल के अंदर, वो सॉइल के अंदर प्रचुर मात्रा में, मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अंदर वो फुलफिल रहे, जितनी ज़रूरत है नाइट्रोजन की वाटर सॉइल के अंदर उतनी रहे, ताकि प्लांट्स को मिल जाए, ठीक है। तो आई होप ये इतना मैंने आपको बता दिया। सेकंड पार्ट जो है मैं आपको अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और प्लीज़ इट्स हम्बली रिक्वेस्ट, अगर आपको समझ में आया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक्स अगेन।